टीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने की सरकार की पहल, सांसदों की 7 टीमें दुनिया भर में पहुंचाएंगी भारत का संदेश। I must say, unaware of any further contacts between the government and my party. विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर मचा हंगामा। गजा में इस्राएली सेना का बड़ा हमला, पिछले 2 दिन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने अरब देशों की बुलाई आपात बैठक। सुनेंगे इस हफ्ते कैसी रही शेयर बाजार की हलचल, होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भड़की कांग्रेस, कहा मोदी सरकार ने किया अपराध। विदेश मंत्री ने किया था दावा, ऑपरेशन सिंदूर की पहले ही पाकिस्तान को दी थी सूचना। दिल्ली एमसीडी में आपको बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का किया ऐलान। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान मानवता के लिए बन गया है खतरा। भारत के सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में जवानों से की मुलाकात, हमले के पीड़ितों को पुनर्वासित करने की कही बात। पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से बात करने का दिया आश्वासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तुर्की के नए राजदूत अली मुरात एरसोय देने वाले थे अपना परिचय पत्र। भारत ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया कार्यक्रम। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने जा रही है। इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख देशों में भेजा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की एकता के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। सरकार ने इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया है, जो अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि नेताओं के चयन को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। भारत की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के 7 समूह कई देशों का दौरा करेंगे, जिनमें से एक प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम भी शामिल है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से मांगे गए नाम के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने जिन 4 नेताओं की सूची भेजी थी, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। लेकिन शशि थरूर ने अपना नाम लिस्ट में होने पर कहा कि हाल की घटना पर अपने देश का नजरिया रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और जब बात राष्ट्रीय हित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। As I've said, the party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation. भारत की तरफ से 7 प्रतिनिधिमंडल समूह प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाला है, जो ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में तमाम देशों को भारत के पक्ष से अवगत कराएगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की राष्ट्रीय एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रखेगा। बीजेपी के सांसद और यूपी के डीजीपी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल कहते हैं, मुझे बताया गया है कि हमारे जो ग्रुप बन रहा है उसमें माननीय सुप्रिया सुले जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, कुछ नाम मालूम है, मैं भी हूँ, और हम भेजे जा रहे हैं कतर, इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका। ये 4 मुल्क हैं, तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय फिर और सूचनाएं देगा। अभी तक हम लोगों से पासपोर्ट वगैरह मांग लिया गया है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और वहां जा करके ये हमारा जो डिप्लोमेटिक प्रयास है, कूटनीतिक हमारा तरीका है, तो उन मुल्कों को जा करके हम बताएंगे कि किस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क आज से नहीं, बहुत दिनों से पहले हमारे यहाँ हमले करवाता रहा। कितने बड़े बड़े हमले हो, चाहे एयरबेस को हो, पहलगाम हमला हो, उसके पहले अयोध्या जी पर हमला हो, पार्लियामेंट पर हमला हो। इस बीच सीज फायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावे और कई अन्य सवालों को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर विदेश जाने वाले ये प्रतिनिधिमंडल बात क्या करेंगे। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मैंने ये कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था।
कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता है मालूम आपको? यूएस का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का यूएस से कितना ट्रेड होता है? 150 बिलियन के ऊपर होता है। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएस से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है? क्या क्या ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे। और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली है, इंडिया को नहीं रुकने वाले है। विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का चयन कांग्रेस के लिए थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शशि थरूर एनडीए सरकार के समर्थन में बयान देते नजर आए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में ही एक वर्ग उनसे नाराज है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान से हंगामा मचा हुआ है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कथित तौर पर पहले से ही पाकिस्तान को दे दी थी। जयशंकर के इस बयान को राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी ने उस वीडियो को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि विदेश मंत्री तो इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। गजा में हमास के खात्मे और बचे हुए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इस्राएली सेना ने गजा में नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने कहा है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास इस्राएल के बंधकों और इस्राएल के लिए खतरा न रह जाए। इस अभियान के तहत इस्राएली डिफेंस फोर्सेज ने पिछले 24 घंटे में गजा पट्टी में 150 से ज्यादा जगहों पर हमले किए हैं। और जानकारी दे रही हैं आराधना। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गजा में नियंत्रण पाने के उद्देश्य से एक नया आक्रमण शुरू किया है। सेना ने कहा कि बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और सैनिकों की तैनाती भी की जा रही है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार सुबह से इजरायली हमलों में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायल ने उत्तरी गजा में पर्चे गिराए हैं, जिनमें फलस्तीनियों से इलाके को छोड़ने की अपील की गई है। इजरायल की ओर से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब आशंका जताई जा रही है कि इजरायल हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है। हमास का कहना है कि सिर्फ शुक्रवार को ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजरायल ने स्पष्ट किया है कि उसने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली संसद के सदस्य अमित हलेवी कहते हैं कि सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। Nobody is starving in Gaza, and again, if somebody will be starving, it's on the heads of Hamas. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने गजा पर इजरायल के बढ़ते हमलों की कड़ी निंदा की है। खबर ये भी है कि इजरायल ने शुक्रवार को यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इनका इस्तेमाल हुती विद्रोही समूह हथियारों के लेन देन के लिए कर रहे थे। दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक हमले किए गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खाड़ी देशों का दौरा शुक्रवार को समाप्त हो गया। 4 दिवसीय दौरे पर इस इलाके में रहे ट्रंप ने इजरायल का दौरा नहीं किया। लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप के दौरे से युद्ध विराम या मानवीय सहायता के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। इस बीच गजा में युद्ध विराम की कोशिशों के लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरब देशों के नेताओं से बगदाद में तुरंत जुटने की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस की इस अपील का मकसद गजा में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम लागू करना है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा है कि इसराइल के जमीनी अभियान को और बढ़ाने की योजना से वो काफी चिंतित है। मिस्र के काहिरा में हुई पिछली बैठक में अरब देशों ने गजा को फिर से बसाने की बात कही थी। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा था कि गजा और लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए उनका देश $4 करोड़ देगा। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब बात करते हैं इस हफ्ते शेयर बाजार की हलचल की।
शेयर मार्केट की समीक्षा के साथ हैं आंचल। 13 मई से शुरू हुए हफ्ते के दौरान भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 3.74% उछलकर 82,429 अंक पर बंद हुआ, लेकिन शुक्रवार को 200 से भी ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 82,330 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 916 अंक की बड़ी छलांग लगाई और 25,062 तक पहुंच गया, लेकिन शुक्रवार को वहां भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इस उतार चढ़ाव के पीछे तमाम कारण रहे, जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीज फायर की वजह से बाजार में तेजी आई, निवेशकों ने राहत की सांस ली और बाजार में उत्साह दिखा। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की घोषणा से भी बाजार को समर्थन मिला। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर शुल्क को 145% से घटाकर 30% करने पर सहमति जताई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में तेजी का दौर अभी बना रह सकता है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों में यदि बदलाव होता है तो बाजार फिर लुढ़क सकता है। आईटी और धातु यानी मेटल के शेयरों में तेजी की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बढ़त की संभावना आगे भी जारी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका और बढ़ती ब्याज दरों ने आईटी कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया। अमेरिका में डाउ जोन्स और नेस्डैक में गिरावट आई, जबकि जापान के निक्की और चीन के शंघाई कंपोजिट में मजबूती रही। यूरोप के बाजारों में इस हफ्ते सुस्ती बनी रही। जानकारों का कहना है कि वर्तमान माहौल में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव काफी देखा जा रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। भारत के दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 43 साल की उम्र में भी एक्टिव हैं, लेकिन इस सीजन में ना तो सीएसके का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा उतरा और ना ही धोनी का बल्ला पूरी तरह चला। 5 बार की चैंपियन सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और धोनी की फॉर्म को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिर भी सीएसके के फैंस का जोश कम नहीं हुआ। उनके लिए धोनी अब भी थाला हैं, जिनके लिए वे हर मैच में पूरा सपोर्ट करते हैं। इस सीजन में सीएसके को अभी 2 मैच और खेलने हैं, लेकिन फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धोनी इसके बाद भी येलो जर्सी में नजर आएंगे? क्या ये सीएसके के एक युग का अंत है? लेकिन एक ताजा रिपोर्ट ने फैंस को झूमने का मौका दे दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके फ्रेंचाइजी के लोग मानते हैं कि धोनी अभी टीम को अलविदा कहने के मूड में नहीं है। उनका मानना है कि टीम को अभी कई सुधारों की जरूरत है और इसके लिए धोनी का अनुभव और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। अगर ये सच होता है तो फैंस को आईपीएल 2026 में भी धोनी को मैदान पर देखने का मौका मिल सकता है। धोनी से रिटायरमेंट को लेकर कई बार सवाल पूछे गए हैं। एक मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या ये उनका आखिरी सीजन है, तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर वो बाद में फैसला लेंगे। साथ ही धोनी ने अपनी फिटनेस पर भी बात की। उनका कहना था कि आईपीएल में आगे खेलना है या नहीं, ये उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। धोनी हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर रहे हैं और यही वजह है कि इतनी उम्र में भी वो मैदान पर युवा खिलाड़ियों को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। सीएसके के लिए धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनके नेतृत्व में टीम ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। फैंस को उम्मीद है कि धोनी न सिर्फ 2026 में खेलेंगे, बल्कि सीएसके को एक बार फिर चैंपियन बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या धोनी का जादू अगले सीजन में भी चलेगा या फिर ये वाकई उनके करियर का आखिरी पड़ाव है। फिलहाल फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि उनका थाला येलो जर्सी में और लंबे समय तक चमकता रहे। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।